हाँ चलो नासिर भाई हाँ रगो नीचे हाँ ये इम्तियाज जलील के सामने खुला ऐलान है, वफादारों को गद्दार बोला, पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके सारा दलालों को खड़े कर ईटा दे रहा दलालों को 14 लाख 15 लाख रुपए लेके नए नए लोगों को अनपढ़ लोगों के धंधे करने वालों को टिकटें बेच रहा और वफादार लोगों को गद्दार बना या हरामी साला 5-5 लाख में टिकट बेच रहा। 14 लाख तेरा मेरा रिश्ता क्या है? 14 लाख 15 लाख जलील के खिलाफ में यार हमारा ये नारा है 14 लाख 15 लाख को हटाओ, महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। जब हम लोग जो तो जमा उसको टिकट दिया हमने सिर्फ टिकटों के धंधे करा और वफादारों को गद्दार बोला। हम असद अवैसी साहब की जमात एम्बुलेंस में है, इम्तियाज जलील के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पाटिल के बोलने पर टिकट दिया जा रहा है, समीर सिल्लोड़ वाले के बोलने पर 14 लाख 15 लाख हेलो हेलो औरंगाबाद के नौजवानों ने अब क्या करना चाहिए और क्या स्टेप लेना? औरंगाबाद के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्तेहाद के साथ में है और हक़ के फैसले करते। औरंगाबाद की आवाम अब जज्बातों में नहीं आने वाली है। ये इस बात का क्लियरेंस है, इस बात की ज़मानत है कि जिन दिग्गज नगर सेवकों के टिकट काटे गए और जिन नगर सेवकों के टिकट काटे गए इसमें से एक भी नगर सेवक ऐसा नहीं था, पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था कि जो घर में बैठा हुआ है। तमाम के तमाम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, तो पब्लिक के समझ में आ गया कि भाई इसने सुपारी फोड़ा, 100% इसने सुपारी फोड़े हुए। तो नौजवानों को समझ में आ गया, पब्लिक को समझ में आ गया, खुद आगे आके बोल रहे कि इम्तियाज़ जलील ने जो नुमाइंदे डाले हुए हैं हम उसको वोट करेंगे नहीं। हम हमारे पास जो हमारी खिदमत कर रहा, जो हमारे काम कर रहा, हम उसको वोट करने वाले। पब्लिक का क्लियर है। दूसरी बात ये बताता मैं कि गद्दार जो लफ्ज़ आपने नासिर साहब से पूछा या अज्जू भाई से पूछा, तो मैं बताता गद्दार क्या होता। गद्दार वो होता है जो वक्फ बोर्ड के मसले को उठाए, वक्फ की ज़मीनों को मुसलमानों तक वापस दिलाने के लिए धरने आंदोलन करे, तमाम नगर सेवकों के ऊपर केस बुक करा दे और बाद में खामोशी इख्तियार कर ले। नगर सेवकों ने बाद में अपने अपने जेब से ज़मानत कराना, इसको गद्दार बोलते। देशी दारू बंद करो, इसका नारा लगाना और आंदोलन करना। आंदोलन करने के बाद में जब गुनाह दाखिल होना नगर सेवकों के ऊपर, तो नगर सेवकों ने अपने जेब खर्चे से ज़मानत कराना और देशी दारू का मुद्दा ठप हो जाना, इसको बोलते गद्दार। गुटखा बंद करो बोल के टपरियों के ऊपर, हाथगाड़ियों के ऊपर खुद जाके रेट मार देना पुलिस के अलावा, और बाद में जब बैग आ जाते, सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाती, वो मुद्दा बंद हो जाता, इसको बोलते गद्दार। वक्फ बोर्ड के मुद्दे का क्या हुआ, देशी दारू का क्या हुआ, गुटखा बंदी का क्या हुआ, नशा मुक्ति का क्या हुआ, सारे चीज़ें इन्हें उठाता। ये भाई आवाम से मैं पूछना चाहता, मेरे खाली इस बात का जवाब दो, देखो असद साहब, अकबर साहब हमारे कायदे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो गद्दार इन्हें हमको गद्दार बोल रहा ना, तो इससे पूछो ये सारे मैटर कब सॉल्व होंगे। जब इन्हें चुन के आया था 2014 में, तो आम खास मैदान से इन्होंने ऐलान करा था, पुलिस वालों 2 महीने का टाइम दे रहा, सारे नशे के धंधे बंद कर दो। क्या हुआ? 2 महीने नहीं हुए, 11 साल हो गए। आप बताओ भाई, साफ़ी आप बोला था नहीं बोला था उन्होंने आम खास में, तो फिर क्यों खामोश बैठ गया? क्यों नहीं दारू बंद हुई अभी तक के? क्यों नहीं गुटखा बंद हुआ अभी तक के? वक्फ बोर्ड की ज़मीन वापस क्यों नहीं मिली? अगर इम्तियाज़ जलील के पास में अगर कोई भी बंदा गया होगा कि अपने खुद का काम लेके, बताओ उन्होंने किसी का काम किया होगा क्या? तमाम नगर सेवक इस काम करके देते। 2019 में उसको टिकट नहीं दे रहे थे, ये बैठे हुए नगर सेवक है जिन्होंने उसका टिकट कंफर्म करा के लेके आए थे, साहब दे दो टिकट, दे दो टिकट, दे दो टिकट। तो साहब ने हमको बोले थे कि तुम जो नगर सेवक आए, तुम्हारे गारंटी के ऊपर मैं टिकट दे रहा है इनको, तो चुना के लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने चुना कर नहीं लाए तो दोबारा दारुस्सलाम को नहीं आना। इस फिक्र के अंदर तमाम नगर सेवकों ने अपनी भूख को कुर्बान कर दी, अपनी नींद को कुर्बान कर दिए, अपने जेब से जानो माल लगाए और उसको चुन के लेके आए, और सबके पास में हमारी खुद की ज़मानत और इज़्ज़त हमने बचाई। तो उसका ये सिला मिला हमको आज। आपका पूरा ताल्लुक बताइए। मेरा नाम ज़फ़र अख्तर शेख उर्फ ज़फ़र बिल्डर,
मैं एक्स कॉर्पोरेटर इंदिरानगर बाईजीपुरा। क्या पूरी लिस्ट ऐसी मिलेंगी आपको जिसने भी उसको गाली दिया, जिसने मारा, जिसने माँ बहन करा, जो सुबह उठ के अगर हम बोले ना भाई ये अरे वो ऐसी उसकी वैसी उसकी वैसी, मैं गाली नहीं दे के बता सकता कितनी गंदी गंदी गाली देने वाले आज उम्मीदवार बन के घूम रहे। बोलने का मतलब ये है कि भाई इसका सोच क्या है कि भाई तुमने जाके इन्होंने जाके गाली देना और उन्हें फिर टिकट देना, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उनको नहीं। एक मिनट नासिर साहब, आज जिस तरीके से एमआईएम पार्टी के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जिनका जितने भी लोग थे, आप भी एमआईएम के लिए आपने काफ़ी वर्क किया है, आपका काफ़ी जद्दोजहद रही है इतने सालों से, इसके बावजूद भी कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए एमआईएम के अंदर, तो इसका आप जिम्मेदार डायरेक्टली किसको ठहराते हैं? देखिए, जो भी आपने जैसा कहा कि आप लोगों ने काम किया, तो सबसे पहले तो हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आवाम ने हमको मौके दिए और आवाम हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ी रही और उन्होंने मजलिस का दामन मजबूती से थामा। जैसा कि अब महानगर पालिका के इलेक्शंस आ गए, उसके अंदर एक सिस्टम होता है कि हर पार्टी अपने इच्छुक उम्मीदवारों को कहती है कि भाई अपने अपने इच्छुक के फॉर्म दीजिए। पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि कुछ लोग बैठ के कमेटी बनाएं, कमेटी के ऊपर हर जो भी इच्छुक है उसके ऊपर चर्चा की जाए और जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम जो है तो आगे रखे जाए। तो ये हमारे पास उल्टा सिस्टम चल रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, ख़ास तौर पे औरंगाबाद शहर के अंदर, कि हमारे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कमेटी के अंदर किसी को लिया नहीं, किसी से राय मशवरा लिया नहीं उन्होंने, और उनके एक फर्जंद है जो आए अभी उन्होंने जो है तो दोनों ने बैठ के जो फैसले किए, उसके अंदर कई ऐसे दिग्गज कारपोरेटर्स हैं जिन्होंने पिछले 11 साल से पब्लिक के बीच में रह के अपने ऑफिसेस खुले रखे। 6 साल से आज कारपोरेशन के अंदर बॉडी नहीं है, फिर भी हम लोग ज़मीन के ऊपर आवाम के साथ में जुड़े हुए। तो ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए। टिकट काटने के बाद में जुल्म यह है कि ऐसे लोगों को लाया गया जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी में उनका प्रवेश नहीं है। पिछले 11 साल में उन्होंने सिवाय पार्टी को डैमेज करने के कोई काम नहीं किया। तो ऐसी कौन सी वजह थी कि जो इन लोगों को यहाँ पे पार्टी के अंदर लाया गया? उसके बाद आप है तो हमारे से बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सारे कारपोरेटर्स मुझे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। मैं जो लोगों ने शुक्रिया अदा करता हूँ पेट में मुंडी दे के आवाम का, जिन्होंने मुझे 80,000 के करीब वोट दिया। आज उन लोगों की बात मैं पार्टी के अंदर रख के बता सकता हूँ कि भाई ज़मीनी हालात क्या है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन ये सारी बातें नहीं, हिटलरशाही डिक्टेटरशिप जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब चला रहे हैं अपनी, किसी को गिनने के लिए तैयार नहीं है, फैसले और फरमान जारी कर रहे हैं बैठे बैठे। तो इन सब का गुस्सा जो है तो आज फूटा है और जो है तो हमने आज ये एक्शन लिए कि अब इम्तियाज़ जलील हटाओ और मजलिस बचाओ। हमारा ये नारा है, मजलिस के साथ हम थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ये जमात इत्तेहाद की बुनियाद पे बनी है। हमेशा इत्तेहाद को हमने तरजीह दी है, आगे भी देंगे। और अभी भी जो मजलिस के अच्छे उम्मीदवारों को जो पार्टी के लॉयल रहे हैं उनके लिए जो है तो हम उनके लिए काम भी करेंगे। और जहां टिकट के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिन्होंने अपक्ष फॉर्म भरे हैं, जैसा जफ़र बिल्डर, अज्जू भाई, अगर वहाँ से फॉर्म भरे हैं तो हम इनके लिए उन उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ काम करेंगे जिनको जो तो मजलिस से टिकट दिया गया है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये हकदार थे, तो इनके लिए हम जो तो प्रचार करेंगे और इनके जिताने के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। साहब ने यह भी आरोप लगाया है, जो भी जिन लोगों के टिकट कटे उन्हें इम्तियाज़ साहब ने गद्दार कहा है और पार्टी के अंदर उन्होंने कहा है कि वो आपको पार्टी से निकाला जाता है कि और आप गद्दार हैं और गद्दार लोगों की कोई जगह नहीं है पार्टी के अंदर। तो इस आरोप का आप कैसा जवाब देंगे? अगर नगर सेवक या जिनके ऊपर ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको 92,000 वोट आपने अपने जेब से लेकर आई क्या? आपने अपने हाथ से डाले क्या? ये सारे लोगों की मेहनत थी। आज भी आप पार्टी से हट के आप इलेक्शन का फॉर्म भरिए नगर सेवक का और देख लीजिए कितने वोट मिलते हैं। ये तमाम लोगों की जो है तो जद्दोजहद थी, कोशिश थी, ईमानदारी से काम था, तो आप चंद वोटों से हारे। ये आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी को। हमारे पास भी बहुत बातें आ रही है कि टिकट बड़े बड़े ऐसे लोगों को दिए गए जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया, वज़न रखा। आप है तो हमारा जो है तो ब्लेम यही है कि आप औलाद की सुन के जो तो फैसले कर रहे हैं। मैं मजलिस की आइडियोलॉजी से नहीं, आप अपनी खुद की आइडियोलॉजी से पार्टी को चला रहे हैं। आप बोलते हैं
कि भाई अभी जितने भी जिम्मेदार हैं अलग अलग इलाकों के अपने अपने ज़िलों के, उन्होंने ये लिख कर देना चाहिए कि 5 सीटें लाएंगे, इतने लाएंगे तो आपको पोस्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो आप भी लिख कर दीजिए कि अगर पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन के उतने सीटें नहीं लेंगे तो आप भी रिज़ाइन करेंगे बोल के। आप क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आप ये क्यों नहीं लेते आप अपने ऊपर कि आपके ज़िले के अंदर एक भी सीट नगर परिषद की चुनकर नहीं आई? हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे जो तो पूरे ज़िले के अंदर मजलिस का बेड़ा गर्क करके रखा है, एक सीट नहीं ला सके हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं। और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने वार्डों में कई करोड़ रुपए के काम किए हैं उनको हटाया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी चलेंगी नहीं। जो फैसले लिए गए ये असद साहब को कॉन्फिडेंस में रख के लिए गए क्या सिर्फ इम्तियाज जलील साहब? देखिए, असद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, नेशनल लीडर है, हमारे हीरो है वो। आप जो है तो हर बात उनके ऊपर डाल के अपने आप को बचा नहीं सकते। असद साहब को पता नहीं कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता एकदम बहुत मजबूत है, लोगों से जुड़ा हुआ है। ये लोकल की लीडरशिप को मालूम होता है और ये यहाँ से रिपोर्ट बना के उनको भेजी जाती है या नहीं जाती है, ये खाली बोल रहे हैं कि असद साहब ने ऐसा किया। लेकिन हमको पता है कि असद साहब कभी भी नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते। वो हमेशा ये कहते हैं कि मजलिस के सिपाहियों को जो है तो हम आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है, किसी को भी उठा के घरों में से लेकर आ रहे जिनका मजलिस से लेना देना नहीं है। तो इसके बारे में असद साहब से हम बिल्कुल ऐसी उम्मीद भी नहीं है और असद साहब कर ही नहीं सकते कि भाई ये टिकट फाइनल करो। यहाँ पे तो दोपहर में लिस्ट आ रही, कभी 3 लोगों की, कभी 2 लोगों की, कभी 1 की, कभी रात में 12 बजे आ रही, कभी क्या सिस्टम बना के रखे आपने? कोई आपके पास मशवरे के अंदर खैर है? हम जिस उम्मत को मानने वाले हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि मशवरे में खैर है। आप तो मशवरे कर रहे नहीं, तो खैर कहाँ से आएंगी? शर ही आने वाला है उसके अंदर। एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, अब नासिर साहब, औरंगाबाद के उन नौजवानों से क्या अपील करना चाहते हैं जिनका दिल टूट गया है आज तमाम दिग्गज नेताओं को जो टिकट नहीं मिला? देखिए, मैं यही चाहूँगा कि उन लोगों ने भी आपके बीच में मैदान में है और मजलिस के कुछ अच्छे चेहरे भी जो है तो आपके मैदान में है। तो हम खुद जो है तो हमारे उलमाओं के साथ, हमारे बड़े ज़िम्मेदारों के साथ बैठकर शहर की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई जो लोग अच्छे हैं, जिन्हें मजलिस ने टिकट दी, हम उनको यकीनन जिताने के लिए काम करेंगे। और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उनके लिए हमारा पूरा शहर जो है तो ऐसी मेहनत करेगा कि वो लोग जीतने के बाद फिर से मजलिस को मजबूत बनाएंगे। लेकिन हमारा नारा यही है, इम्तियाज़ जलील हटाओ, मजलिस बचाओ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तरीन साथियों, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनकर आए और आने के बाद में उनके अंदर जो इत्तेहाद बना, वो इत्तेहाद की मिसाल आज आप भी देख सकते हैं। हम हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब के पास में मशवरे के लिए बैठे और आगे भी हमारे जो इक़्तिदामात रहेंगे वो हमारे नेता नासिर सिद्दीकी साहब जो बोलेंगे हम उसके अंदर लब्बैक कहने वाले हैं। अब रहा सवाल कि हमने ये काम अपक्ष फॉर्म क्यों भरे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर ऐसे उम्मीदवार का टिकट काटी है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं काटी है। ये मैं सोच समझ कर कहता हूँ, ये इम्तियाज़ जलील ने तमाम अवाम के टिकट काटा है। इम्तियाज़ जलील की अभी मानसिकता फ़िरौन की जैसी हो गई हुई है। फ़िरौन क्या कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, नऊज़ बिल्लाह, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अभी इम्तियाज़ जलील कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वो महाराष्ट्र के अंदर किसी बड़ी और मजबूत क़यादत को मजबूत होने नहीं देना चाहता, जैसे कि हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है। मैं साफ़ और खुले अल्फाजों में कहूँगा, मैं साफ़ तरीके से कहने वाला इंसान हूँ। आने वाले वक्तों में नासिर सिद्दीकी साहब से इम्तियाज़ जलील को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये जो सारे नगर सेवक है जिन्होंने 2019 में उसका MP का टिकट कन्फर्म करा के लाए थे, असद साहब नहीं दे रहे थे। अब उसको ये डर लगा कि ये सारे नगर सेवक मिलकर आने वाले वक्तों में नासिर सिद्दीकी को 100% MLA बना दे या MP बना दे। इस कश्मकश में और इस नासिर सिद्दीकी के डर में उसने ये सारे लोगों के टिकट काटा है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ख़त्म करने की सुपारी उसने फोड़े हुआ है। नहीं तो आप बताइए, जो अवाम के दरमियान में कभी नज़र नहीं आए, जो अवामी काम बुनियादी कामों में कभी नज़र नहीं आए, उनका सियासी वजूद कभी नज़र नहीं आया, ऐसे लोगों को पैराशूट बनाकर अवाम के दरमियान में उतार रहे। अवाम बोल रही भाई ये किसको तुमने लेके आ गए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम यहाँ पे काम कर रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं कर रहे, वो एक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। नासिर साहब, ये जो यहाँ पे जो टीम काम कर रही है, ये पार्टी का काम नहीं कर रहे, ये एक लिमिटेड कंपनी चला रही है जिसको लिमिटेड लोग मिलकर हैंडल कर रहे।
रहा सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे खून के कतरे कतरे में बसी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7/12 में हमारा नाम लिखा हुआ है। जब 2012 में ये सबसे पहले कोर कमेटी बनी, उसके अंदर अज्जू भाई का नाम है, मेरा नाम है, नासिर सिद्दीकी का साहब का नाम है, फाउंडर मेंबर हम लोग बैठे हुए। हम 2012 से काम कर रहे हैं, इन्हें तो भी 2014 में आया हुआ है। इससे सियासी अगर मजलिस में सियासी देखे तो हम इसके सीनियर है, लेकिन आज इन्हें क्या कर रहा, इन्हें पूरा जो है तो डिक्टेटरशिप कर रहा, अपने फरमान जारी कर रहा। लेकिन याद रखो, जब जब ऐसे फरमान जारी होंगे ना, तो फिर फिरौन का क्या हाल हुआ, हामान का क्या हाल हुआ, शद्दाद का क्या हाल हुआ, नमरूद का क्या हुआ। उन्हें सबको इसे हकीर समझ रहा था। नमरूद के नाक में जब एक छोटा सा मच्छर घुसा और दिमाग में जाके जब कीड़े पैदा करा ना, तो वो खुद के हाथ से जूते मारता था सर को। और अनकरीब ये वक्त आएगा, इन्हें इसके मुंह पे जूते खुद से मारेंगा, क्योंकि इसके जो फैसले जा रहे हैं ना, ये पार्टी को ख़त्म करने वाले फैसले जा रहे हैं। असद साहब की, अकबर साहब की, हम तमाम लोग यहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं। उनके जैसे कायद की हमको और आने वाले वक्त के नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि असदुद्दीन अवीसी साहब को अल्लाह बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँचाए, अभी जहाँ इससे और ज़्यादा बुलंदी पर लेके जाए। उनके पास में एक इल्म का समंदर है, लेकिन ये जो यहाँ पर कर रहा है इन्हें इसकी मनमानी कर रहा, तो ये चीज़ पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है। अब अवाम ने किसके पास जाना? अवाम ने वार्डों के अंदर, प्रभागों के अंदर ऐसे कैंडिडेट लेकर आए जो चुनकर आ गए, खुदा ना खास्ता, पहले तो आते नहीं, अगर खुदा ना खास्ता इल्ला माशा उनमें से कोई एक आधा आ गया, तो उनको ढूंढने के रास्ते में अवाम ने जाना है कहाँ पे? हमारे लोगों की आप ये देखिए, अब नासिर सिद्दीकी साहब के ऑफिस में बैठे हुए, यहाँ ऑफिस खुले, लोग घर से निकल के काम को जाते वक्त ऑफिस दिख जाता, गली में से बाहर निकल के ऑफिस दिख जाता, नासिर साहब बैठे हुए दिख जाते। नासिर साहब किसी काम से जाएंगे तो उनका कोई ना कोई यहाँ पर नुमाइंदा बैठे हुए दिख जाता, काम हो जाता। अब गणेश कॉलोनी या भाईजीपुरे के लोगों ने इनको ढूंढने के रास्ते में कहाँ पे जाना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पार्टी को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। ये हम असल में हमको अफसोस इस बात का है कि हमारे पार्टी के फैसले, हमारे लीडर, हमारे ज़िम्मेदारों से हट के जो है तो समीर राजूरकर, कई विनोद पाटिल, कई जितेंद्र आव्हाड, कई कमिश्नर, ये लोग कर रहे हैं साहब। उनके रेफरेंस से यहाँ पे टिकटें दिए जा रही है। सबसे अफसोस की बात हमारे को ये है, इसीलिए हमने आज ये कदम उठाया है और हमें उम्मीद है कि सदर मोहतरम हमारी बात को गौर से। सर आपका पूरा तारुफ बताइए। मैं अज्जू भाई नाइकवाड़ी बोलते लोग, मेरा नाम है अब्दुल रहीम शेख नाइकवाड़ी। अभी जो आपको जैसा मालूम है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं एमआईएम पार्टी के अंदर, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? ये जो हालात चल रहे नहीं, हालात बनाए गए, ये जानबूझ के बनाया गया। जितनी मेहनत हमारे जितने भी नगर सेवक है, 5 साल पहले थे हम, लेकिन जब हम 2020 के अंदर ऑलरेडी बॉडी डिज़ॉल्व हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड के ऊपर जो टिके रहे और वही का लोग काम करते रहे। आपका छोटा मोटा हो, पॉलिटिशियन का हो, दवा खाने का, हर काम उन्होंने किया। जनाब इम्तियाज़ जलील ने कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया, कभी किसी को मैसेज रिप्लाई नहीं किया। जनाब अगर किसी ने, ये बच्चे ने फ़ोटो लिए होंगे तो बताओ, किसी का भी कोई भी फ़ोटो क्या उन्होंने ऐसा हाथ मिला के हंसते हुए लिया? किधर भी देखना, किधर भी करना, तुम आ रहे आओ, हाथ मिलाओ। और यही बात विधानसभा के अंदर जब इलेक्शन चल रहे थे तो लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे, तो हम यहाँ पे वो भी थे मुश्ताक पहलवान, बोले यार मैं खुराक दे के आता हूँ, बोले मुसलमानों की एक ही खुराक है, सिर्फ फ़ोटो सेल्फी। तो इनकी जो जहनीत बनी हुई है, कौम तुमको लाइक कर रही, लो तुमको जो है तो काबिल समझ रही, तुमको हमारा मसीहा, हमारा रहबर समझ रही, और तुम जो है तो पब्लिक को गुमराह कर रहे। बातचीत के अलावा आज तक क्या काम किया ग्राउंड के ऊपर, ये पब्लिक ने भी जाना। हाँ ठीक है, एक हार्ड बॉल जो है उनके, वो हार्ड है, बात करेंगे तो लोगों को लगता है नौजवान बच्चे जज्बात में आते, लेकिन मेरे बोलने का ये मतलब है कि नौजवान बच्चे ने, कितने बच्चों ने फ़ोन किए होंगे और कितने लोगों का उसने फ़ोन उठाया, ये भी तो ज़रूरी है। अभी तक हर मेरे जैसे आदमी का, जब मैंने स्टार्ट में, मैं वाहिद बंदा था 2011 के अंदर अकेला जो एमआईएम को लाने वाला, इसके बाद जब सब जुड़ते गए, जावेद कुरैशी ये वो सब, लेकिन हम लोगों ने जो काम किए पहले, मेरे उसकी वजह से कई नुकसानात हुए और वो नुकसानात आज तक भी भर के नहीं निकले। इन्होंने कहा मुझे जिला अध्यक्ष बनाओ, हम जिला अध्यक्ष बने,
लेकिन पावर कुछ भी नहीं। जिलाध्यक्ष सिर्फ नाम को था, बाकी सब काम ये संभाल ले रहे थे। मुझे जानने का भी जिलाध्यक्ष बनाया, 2 जिलाध्यक्ष बनाए, लेकिन काम इन्हों संभाल रहे थे। मैंने खुद से जाके राजीनामा दिया, रिज़ाइन किया। मैंने बोला साहब आपका शुक्रिया, आपने जो है तो मेरे को इस काबिल समझा था, मैं काम नहीं कर सकता था। और इन्होंने जो है तो सुनिए ना, इन्होंने मुझे कई कैंपेनिंग में घुमाया, महाराष्ट्र के निरीक्षक बोल के। मैंने पूना का पूरा इलेक्शन मैंने कैंपेन किया, सातारा, सांगली, हाँ, हमने बाल नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, हमने परिवार को पूरा जो है पूरे परिवार को छोड़ के सिर्फ पार्टी की बम्बई, भिवंडी सब तरफ हमने काम किया ताकि हमको एक इत्तेहाद होना था, और इंशाल्लाह वो मिल रहा भी था। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि पुराने लोगों ने कौन सी गद्दारी की। हम ग्राउंड पे थे, हमने काम किए, पॉलिटिशियन का मैटर हो कुछ भी हो हम जाते थे। इम्तियाज़ भाई ने कभी नहीं आए, लेकिन बात आज आ रही है कि हम गद्दार हो गए और वो जो है तो शाहू हो। नहीं, फैसले नहीं हुए, धंधा हुआ है। कहते हैं ना कि आईने की नज़र न लग जाए, इस तरह से श्रृंगार मत करना, और तीर तेरी तरफ भी आएगा तो हवा में शिकार मत करना। तो ये जो इम्तियाज़ जलील साहब का अंदाज़ है ना, ये जो उनकी चेहरे की रौनक उड़ गई है ना, ये जब तक शरीफ नफ्स थे तो अल्लाह ने इनकी मदद किया। ये आमदार भी बने, ये ख़ासदार भी बने, ये औरंगाबाद की अवाम जिन्होंने इसे सर आंखों पर उठाया, जिन्होंने इसे मोहब्बत दी, जिन्होंने मजलिस को मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़ायद मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब की काविशों से ये लीडर बना, वरना इसकी औकात तो कौड़ी की थी। ये कारपोरेटर बनने के लायक नहीं है। अब मजलिस का अगर टाइटल निकाल दिया ना तो कौड़ी की औकात है, और उसको ये एहसास हो गया कि अब अपन दोबारा चुन के नहीं आ सकते, तो उनने यहाँ की सुपारी लिया। जो कारपोरेटर ने पूरे 10-12 साल यहाँ पर मजलिस को बढ़ाने के लिए मुल्क की 5-6 रियासतों में जाके प्रचार करे। मैंने अज्जू नेकवाड़ी, नासिर सिद्दीकी साहब, जफ़र बिल्डर, शेख अहमद, तमाम कारपोरेटर्स हमारे अलग अलग स्टेट में जाकर प्रचार किए। हाल के दिनों में मैं बिहार से आया, बीच में ही अभी धुलिया में की बात करूं, मैं धुलिया में इसने सौदा किया। उसने वहाँ पर एक इरशाद जागीरदार को पूरे टिकट फ़रोख्त कर दिए, और उससे एक बड़ी गाड़ी भी ली। वो ब्लैक गाड़ी है उसके पास अभी, और आप थार गाड़ी देखिए वो पूरे शहर में। मुंबई में भी है। तो शाब्दी साहब ने जो है तो मजलिस को खुदाफिज इस बात से करे कि वहाँ भी खरीदो फरोख्त। तो ताजमहल ऐसी बनता क्या? सफ़ेद महल जो बना ऐसी बना कि इनकी पैंट को जेब ही नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को कुछ दिए नहीं है, ये सिर्फ लेना जानते हैं। इन्होंने कोई कार्यकर्ता को 10 सालों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक नहीं बनाए। आप एक पोस्ट होती है जो राजेंद्र दाड़ा के टाइम है ना, 10-15 100-200 बच्चों को, कार्यकर्ताओं को है तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनती है। अरे ये 50-50 में काम करे इन्होंने, और उसको टिकट दिया जो इसके साथ धंधा करता था। आप देखिए कि इन्होंने सीधा सीधा कारोबार किया। जो उम्मीदवार दिए हो सकता 2-3 अच्छे होंगे इसके अंदर से, लेकिन बाकी तो ये है कि मजलिस का नाम ख़राब होने वाला है। और हम मेरे क़ायद मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से कहूँगा मैं कि आप धुलिया का मामला भी देखिए, औरंगाबाद का मामला भी देखिए, और बाहर के जितने शहरों में टिकट दिए गए उन्हें भी देखिए कि किस तरह का है तो रवैया। हिटलर जिस तरह का है तो कत्ल करता था ना, उस तरह का मजलिस का कत्ल औरंगाबाद में हुआ है। और ये हिटलर जो है तो इम्तियाज़ जलील के रूप में सामने आया। आज मेरा बहुत दिल बोला है कि बहुत अच्छे अंदाज में गाली गलौज करूँ, लेकिन क्या है कि मुझे मेरी शरीयत, मेरा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैंने ऐसा मक्कार, धोखेबाज, कमीना, हरामी कभी नहीं देखा। पहली मर्तबा देखा। क्या मैंने आरिफ कॉलोनी में काम नहीं किया? अरे मैं बोलता हूँ औरंगाबाद में 25 सालों में जो हमारे लोगों ने काम किए थे, तमाम 25 कारपोरेटर में अगर 2-5 अगर कम भी पड़े होंगे तो बाकी ने जो काम किए थे अपने आप में रिकॉर्ड है। इनकी शनाख्त ये 25-30 लोगों से थी, आज इन्होंने अपनी शनाख्त मिटा दी है। हर कारपोरेटर ने अपनी जिम्मेदारी निभाया। पिछले 5 वर्षों से इलेक्शन नहीं है, उसके बाद भी मजलिस की ये टीम बराबर कारपोरेशन के चक्कर मारते गई, लोग काम करते। मेरे पास आज भी शादी खाना बन रहा है 1.5 करोड़ रुपए का। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए जो खुद है तो लोगों से पैसे लेके है तो भीख मांग के है तो इलेक्शन लड़ेंगे। अरे कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? पब्लिक में कोई उनका कोई अहमियत नहीं है, कोई ताउन नहीं है। मगर मुझे बड़ा अफसोस है आज के इनके फैसले का। रात भर इन्होंने मजलिस के कारपोरेटर का फ़ोन नहीं उठाया। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से कहूँगा कि फौरी औरंगाबाद में मुदाखलत करें,
जिस तरह हैदराबाद के बाद औरंगाबाद की शनाख्त मजलिस से हुई थी, आज भी हम अपने आप को मजलिस का सिपाही मानते हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमारे वार्ड के लोग बोल रहे हैं कि आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। हमने कैसा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जब हमारी जमात ने हमको टिकट नहीं दिया। मैं जानता हूँ ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नहीं है, ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदो फरोख्त का है और इम्तियाज़ जलील साहब का है, क्योंकि तमाम वार्डों में जिन उम्मीदवारों को दिए आप देखिए उसमें जीतने के लायक कितने बाहर से ला के उम्मीदवार दिए। रोशन गेट के वार्ड देख लीजिए, प्रभाग देख लीजिए, कई प्रभाग में ऐसे हैं कि जिनका कोई पता नहीं था वो उम्मीदवार है। तो यकीन जानिए आप देखेंगे औरंगाबाद में कि बहुत जल्द है तो एक इनकलाब आने वाला है। और मजलिस से हमें कभी भी नफ़रत नहीं थी और ज़िंदगी में भी नहीं नफ़रत रहेंगी। हम तो असद साहब के सिपाही मानते हैं अपने आप को। अब उन्होंने फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और इम्तियाज़ जलील को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, नासिर साहब की सदारत में क्या एक नई टीम खड़ी की जाएंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए 2-4 दिन में हमारे 2-4 दिन में तमाम की मीटिंग होंगी। एक निशिस के बाद एक फ़ैसला होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मजबूरी है कि अब बी फार्म भी तकसीम हो गए, बी फार्म भी लग गए, सबके उम्मीदवार भी डिक्लेयर हो गए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसा भी होता है हम असद साहब को अपना कायद मानते हैं और ज़िंदगी भर उनको अपना कायद मानेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत हमारी शनाख्त हुई थी। लेकिन इस शनाख्त को मिटाने का काम इस इम्तियाज़ जलील ने किया। जिन कैंडिडेट्स को अभी एमआईएम का टिकट दिया गया है उनके वार्ड्स के लोगों से और उनके प्रभाग के लोगों से अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल है। नहीं, अभी अपील करना मुनासिब नहीं है। अभी फार्मों की छाननी होंगी, इसमें से कितने उड़ जाते कितने बचते ये देखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह पूरे मिल के हमें तो जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं, मजलिस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उहदेदारान है, वर्कर्स, नौजवान, एक बच्चे ने मुफ्त में काम किया इस भिखारी का, अपने जेब से किए लोगों ने पानी लाके। इस कदर भिखारी इंसान जिसने ज़िंदगी में किसी को 2 रुपये नहीं दिया, अरे कौड़ी की औकात वाला है यार ये। बोल दीजिए। एक बार क्या हुआ, एमपी इलेक्शन के वक्त में 2019 में हमने टिकट लेकर आए और सबसे पहले कन्नड़ का रुख करे तो बोले भाई सब पूरे 25 नगर सेवक जितने भी उस वक्त में थे सब आ जाओ बोले। हमने सब नगर सेवक पूरे यहाँ से निकले, सुबह 7 बजे जाने का बोले तो जाहिर बात है घर से कोई नाश्ता पानी करके तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से पूरे के पूरे निकले कन्नड़ के वास्ते में। कन्नड़ में हम पहुँच गए 9 बजे, 9 बजे से 12 बज गए, 12 के बाद में 2 बज गए, 2 के बाद में 3 बज गए, 3 के बाद में 4 बज गए। अब सबको भूख लग गई। अब इतने ज़्यादा लोग, 25 नगर सेवक, 25 हर नगर सेवक के साथ की गाड़ी में 4-5 लोग, तो वैसे 100 लोगों का मजमा होगा। कोई होटल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, सब एक दूसरे की सूरत को देख रहे कि भाई चलेगा, एक जना जाएगा तो उसको पूरों को बिल देना पड़ेगा बोल के सबने दांतों का रस पी के बर्दाश्त करे। अब शाम हो गई, रात हो गई। रात के टाइम जो है तो कन्नड़ के एक तालुके के अंदर एक अंडे की गाड़ी खड़ी थी, बॉयल अंडे की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो इन्हें क्या पूछा, मालूम क्या, भूख लगी क्या बोले, किसको बोले। सुबह 7 बजे से घर से निकले, रात के 10 बज रहे, बोले भूख लगी क्या बोले, किसको। तो सबने बोले हाँ लगी बोले। तो बॉयल अंडे वाले को बोल रहे 25 अंडे दे बोले, बॉयल अंडे। वहाँ पे उन्होंने बॉयल अंडे दिए, वो 25 नगर से कोई और उनके कार्यकर्ता को भी नहीं। उसके बाद में मैंने कन्नड़ में फ़ोन करा हमारे दोस्त को, मेरा भाई इतने लोग हैं हमारे, थोड़ा कुछ अर्जेंट खाने का इंतज़ाम कर। उसने अर्जेंट भगोना चढ़ाया, बिरयानी बनाया, देख चढ़ाया, बिरयानी बनाया और सबको खिलाया। इतना तो बखील है इन्हें, इतना तो बखील है, पैसे नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, फुकट में सब